अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इस्लामुद्दीन और आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, जनाब आदिल मोहम्मद साहब, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी जहदकार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिसका मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा है। हरियाणा के शहर मेवात में जहाँ मुसलमानों की 90% आबादी है, इस शहर में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। यहाँ चंद मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का भी वाक़या पेश आया और गौरक्षा के नाम पर शिदत पसंदों ने कई अफराद को बुरी तरह मार पीटा और उनकी गाड़ियां तक जला दी गईं। दूसरी तरफ रियासती हुकूमत ने यहाँ बरसों से जारी बिरयानी के कारोबार को बंद करने की साजिश रची है। बिरयानी के नमूने लिए गए हैं और इनकी जांच कराई गई है, जिसका नतीजा मुस्बत आने का दावा किया गया। बहरहाल, नाम नेहाद गौरक्षकों की जानिब से इज्तिमाई इस्मत रेज़ी वाक़े की CBI तहक़ीक़ात की सिफारिश कर दी गई है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन तहक़ीक़ात से क्या नतीजा बरामद होता है और कितने मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाता है। इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जनाब आदिल मोहम्मद साहब, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आदिल साहब, अभी जैसा कि आपने सुना कि हरियाणा के शहर मेवात में जिस तरीके का एक वाक़या पेश आया है, आप तफसीलात से वाकिफ़ हैं और ख़ास बात यह है कि जबकि नरेंद्र मोदी साहब ने भी, जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी और ये बात कही थी कि गौरक्षक जो जिस किस्म का समझिए कि दहशत फैला रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं, वो सब गलत है, नहीं होना चाहिए, मुझे गुस्सा आता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इस तरीके के हालात न सिर्फ शहर मेवात की हम बात करें, पूरे हिंदुस्तान में आजकल हम देख रहे हैं और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा से क़ब्ल माहौल को ख़राब करने की जो नापाक और मज़मूम कोशिश की जा रही है, इस पर आप तफसील से क्या कहें? वसाम साहब, मेवात का जो मसला है, मेवात का मसला और देश भर की जो आपने बात की कि गौरक्षक और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जवाब और उनकी जो स्टेटमेंट्स आए हैं गौरक्षक को कंडम करते हुए और उनके बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन ज़मीन पर अगर आप देखें तो हुकूमत की नीयत ज़मीन पर सही नज़र नहीं आती। और हरियाणा BJP रूल्ड स्टेट है, वहाँ पे खट्टर जी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, पुलिस उनकी, हुकूमत उनकी, सेंटर उनका, स्टेट उनका। दिल्ली से सिर्फ 70-80 किलोमीटर की दूरी पर मेवात है। मेवात की जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो वेस्टर्न UP को टच करता है। और ये जो वाक़या हुआ 9 से 18 किलोमीटर की दूर पर दिंगरहेरी एक गांव है, वहाँ पर ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही शर्मनाक वाक़या हुआ जिसका आपने ज़िक्र किया, जहाँ पर 2 ख़वातीन की इज़्ज़त पर अटैक हुआ और एक उसमें नाबालिग थी और 2 लोगों का क़त्ल हुआ। और रात के अंधेरे में शराब में धुत ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 18, 20, 25 साल नहीं थी, 30 साल का लोग जो हैं बिल्कुल एडोलेसेंस एज में नहीं होते, वो एज में नहीं होते जहाँ पे जो है शरारतें फलां। ये कहीं हम स्वराज अभियान किया, एक वक्त वहाँ पर गया था 29 तारीख़ को जी अगस्त की, हमने वहाँ पर जायज़ा लिया, पूरा फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पर गई थी। हमारे साथी स्वराज अभियान के हरियाणा के अमन कमेटी के साथी हमारे साथ थे, दिल्ली के लोग थे और उसके बाद योगेंद्र यादव जी 2 सितंबर को वहाँ पर बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें बैठक किए। लेकिन ये सब जब बातें हो रही हैं, उसके अंदर एक बड़ा मुद्दा निकल कर आता है कि मेवात एक ऐसी जगह है में अक्सरियत वहाँ पर मुसलमान है जी। और मेवात में बहुत ख़ास रुझान ये होता है कि 36 बरादरी, वहाँ पर 36 बरादरीज़ हैं। बरादरी जब मैं कहता हूँ तो इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, इनका एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है। मेवात में रॉयट्स और मेवात में इस किस्म की हरकतें वहाँ पे उसकी बिल्कुल तारीख़ नहीं मिलती। लेकिन मेवात एक ख़ास तौर पे लास्ट कुछ महीनों से मैं कह सकता हूँ कि साल 1.5 साल से ये निशाने पर रहा है, साजिशों का शिकार रहा है। वो कैसे साजिशों का शिकार रहा है? वहाँ पर झूठी अफवाहें फैलाकर, र्यूमर्स फैलाकर ये दर्शाया जाने की कोशिश की गई है कुछ लोगों की तरफ से, वो ये करके कि मुसलमान यूथ वहाँ की हिंदू बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और जो है वो हिंदू बच्चियाँ सिक्योर्ड नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बात अफवाह के तहत फैलाया जाता था जी। और एक बहुत बड़ा हिंदी न्यूज़पेपर है जिसका नाम डायरेक्टली मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हज़ारों कॉपीज़ प्रिंट करवा कर, जो हमारी तहक़ीक़ में जो मालूम हुआ,
वो लोगों को फ्री बांटा गया है, जिसमें ये सारी रिपोर्ट कि भाई मेवात में हिंदू इनसिक्योर्ड हैं और बच्चियों के साथ जो है जुर्म ज़्यादती होती है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बनाई हुई अमन के माहौल को बिगाड़ने का, मेवात की सदियों से हिस्टोरिक यूनिटी और अखंडता और उसमें 36 बरादरी के जो मजबूत उनका इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद के अंदर एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही। इसकी वजह क्या हो सकती है? हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या मसला है, मेवात किस लिए मेवात पर इस किस्म की कॉन्स्पिरेसीज से उसको जूझना पड़ता है। अब अगर हमें समझ में जो आता है, लोग वहाँ पर ये भी सुनने को मिलता है कि भाई दिल्ली से इतनी करीब पर इतना बड़ा खित्ता जहाँ पर अक्सरियत मुसलमान हैं और जो है वहाँ पर कोई किसी किस्म की हमांगी के अलावा कोई चीज़ नहीं, इत्तेहाद के अलावा कुछ नहीं, और मिलजुल कर लोग रहते हैं और इत्तेहाद का एक नमूना है। तो उस नमूने को तोड़ने की एक साजिश है, और वो साजिश इसलिए ज़रूरी समझी जाती है कि क्योंकि वो साजिश के तहत देश में जो माहौल गौरक्षक कहिए या कम्युनल वायलेंस कहिए या दलितों के साथ जिस किस्म का व्यवहार होता है वो कहिए, या हुकूमतों की सियासत कहिए, पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड फियर एंड डिवाइड जो मैं कहता हूँ वो कहिए, इन सब का मिला जुला एक जो असर वहाँ पर नज़र आता है। और हम जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उसमें ये चीज़ें वाज़ेह हुई कि वहाँ पर जब ये 2 लड़कियों के साथ रेप हुआ, 2 मर्डर हो गए, इतना बड़ा कांड हो गया और सारे लोग रोड पर आ गए, प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद के कुछ दिनों के बाद 29 तारीख को ये लोग अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद जो FIR हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जो हमने हमारे साथी एक हैं रमज़ान चौधरी साहब, अमन कमेटी के मेंबर भी हैं, नेशनल वर्किंग कमेटी स्वराज अभियान के मेंबर भी हैं, शायद आप उनको फ़ोनों पे भी ले सकते हैं, वो उसमें ज़्यादा विस्तार से कहेंगे। वो बार काउंसिल के मेंबर हैं। हमने बार काउंसिल में बैठकर हमने मीटिंग की, वहाँ पे जो हक़ाइक़, लीगल हक़ाइक़ जो आए, वो इसमें ये कोशिश पुलिस ने की कि उसको किसी तरीके से पूरे केस को डाइल्यूट कर उसमें ऐसी कमियां छोड़ दें ताकि ये जो मुजरिम हैं, जो अरेस्ट हुए हैं 4 लोग, वो किसी तरीके से इससे बच जाए। और उसके बाद इनका जब रिमांड नोट होता है, रिमांड नोट जब मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में पेश किया गया, और रिमांड नोट में तक वो चार्जेस नहीं लगाए गए जिन चार्जेस के लिए वो केस बुक हुआ था, जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, ये सारे चीज़ें घिनौना क्राइम है। उस क्राइम को पर्दाकशी करने की कोशिश की गई, जिसके लिए स्वराज अभियान ने, हमारे डेलीगेशन ने, जिसमें हमारे हरियाणा के साथी भी थे, जिसमें SP सिंह साहब थे, रमज़ान चौधरी साहब थे और हमारे दूसरे साथी थे, हम लोगों ने 4 डिमांड्स रखे थे 29 तारीख को। और 4 डिमांड्स में पहला डिमांड ये था कि भाई इन लोगों के साथ जो विक्टिम्स हैं, इनके साथ जो है इंसाफ हो और इनको जो है 50-50 लाख रुपए मुआवजा मिले। और दूसरा हमारा डिमांड था कि जो पुलिस जिस किस्म का FIR दर्ज की है और जो रिमांड नोट बनी है उसमें तहकीकात हो और CBI इंक्वायरी हो और उसके हिसाब से फ़ैसले लिए जाएं और उसमें तरमीम की जाए, और हो सके तो उन लोगों का ट्रांसफ़र भी किया जाए। और ये बहुत खुशी की बात है कि CBI इंक्वायरी हमारे कहने पर वहाँ पर हो चुकी है। अब CBI इंक्वायरी हो रही है इस केस की। और तीसरा हमारा पॉइंट ये था कि जो माहौल दिख रहा है, जिस किस्म का माहौल वहाँ पर है, उस माहौल से हमको ये ज़रूर लगता था कि कोई बड़ी साजिश का ये एक कड़ी है। ये जो इंसिडेंट 24 को हुआ एक बहुत बड़ी साजिश का एक कड़ी है, और उस कड़ी को अगर कड़ी समझकर पूरे मामले को अगर देखा गया और इन्वेस्टिगेट किया गया तो मेवात के मसलों का सही मानों में उसका मिरर नज़र आएगा। और हमारा डर था, हमारा बहुत बड़ा डर ये था कि ये थमने वाला नहीं है, वो थमने वाला नहीं है। और ऐसा हमको लगता था कि कुछ और इसके अंदर साजिश होगी और कुछ शरारतें होंगी, जिन शरारतों की वजह से अमन और खौफ का माहौल वहाँ बनेगा। और सिर्फ 70-80 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा मुकाम जहाँ पर कभी कोई दंगे या फसाद का हिस्ट्री नहीं है, वहाँ पर
वहाँ पर ऐसा माहौल शायद बने जिसका फ़ायदा, सियासी फ़ायदा यूपी में किसी सियासी पार्टी को जो समझती है कि उसको कुछ फ़ायदे की ज़रूरत है, वो वहाँ पर फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर उन्होंने वो काम करने की कोशिशें की, शायद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वहाँ फ़ायदा हो। तो हम समझते थे कि कॉन्स्पिरेसी है और कल चलेगी, और हुआ ऐसे ही जैसे 3 दिन पहले जो आपने कहा बिरयानी के आदिल साहब, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बड़ा तफसील से अपने विस्तार के साथ अभी जो बात हमने नाज़रीन के सामने रखी है कि जिस तरीके का घिनौना वाक़या पेश आया है और ख़ुद पुलिस की जानिब से भी इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, FIR सही तरीक़े से उसको नहीं लिखा गया, और साथ ही साथ आप लोगों के जो डिमांड्स हैं कि जो विक्टिम्स हैं उनके साथ इंसाफ हो, और जो दूसरी बात जो है आपने कही कि CBI इंक्वायरी हो, देखना है कि कहाँ तक और किस हद तक ये CBI इंक्वायरी को साफ़ और शफाफ तरीके से जाँच करती है और क्या नताइज बहरहाल सामने आते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इस पर जारी रहेगा, लेकिन वक्त तो चला एक मुख्तसर वक्फे का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते नज़र में वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सामुद्दीन, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब आदिल मोहम्मद साहब, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी जहदकार और स्वराज अभियान के क़ायद, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक अहम ख़बर पर जिसे मीडिया में ज़्यादा नहीं समझिए कि लाया गया है, जो हरियाणा के शहर मेवात से ताल्लुक़ होती है, जहाँ मुसलमानों की 90% आबादी है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जैसा कि भी तफसील से आदिल मोहम्मद साहब ने बताया कि किस तरीक़े से 2 कत्ल वहाँ हुए, 2 रेप के मामले वहाँ पर पेश आए, और ये सब सियासी साजिश का समझिए एक हिस्सा नज़र आ रहा है। ईद उल अज़हा से पहले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हालात को एक मरतबा ख़राब करने की क्या इससे कोशिश कहेंगे, या जैसा कि आपने कहा कि इस जो यूपी में तवक्का इलेक्शन है, उस को इलेक्शन में अपनी सियासी रोटियाँ सेकने के लिए इस तरीके के हालात को अबतर किया जा रहा है। दोनों वजह देखिए, ये बात तो साफ़ है कि जब से 2 साल से जब आदिल साहब, एक मिनट हम आपसे तौक़ुफ़ चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जनाब रमज़ान चौधरी साहब, जो नेशनल अमन कमेटी स्वराज अभियान के रुकन हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब रमज़ान चौधरी साहब, प्रोग्राम नुक्ते नज़र में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है मुनसिफ TV पे। शुक्रिया जी। अभी हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो जिस तरीके के हालात पेश आए हरियाणा के शहर मेवात में, आपका इस पर क्या कहना है, किस तरीके के फ़िलहाल वहाँ पर हालात हैं, और ताज़ा हालात पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? यहाँ डर है, सहमा हुआ है, और लोग एक तरह से दहशत में हैं कि जिस तरह से ये 2 बड़े हादसे हुए हैं जी। एक तो 2 बेटियों के साथ गैंगरेप हुआ है, हत्या हुई है, 2 उनके मामा मामियों की, और उनके परिवार को, उनके माँ बाप को बहुत गहरी चोटें हैं। तो सारा परिवार सदमे में है, इलाका पूरे सदमे में है, रोष में भी है, और पूरे इलाके में जिस तरह से बिरयानी को लेकर ये टेम्पो बनाया जा रहा है, सैंपल लिए जा रहे हैं, और गैर कानूनी तरीके से चीजों को मुनक्किद किया जा रहा है, तो इलाके में बिल्कुल इस तरह से डर और सहमा हुआ सा बना हुआ है। जी। क्या वजह है कि इस तरीके के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया है इस वक्त? नहीं, जहाँ सरकारों की बदनीयती हो, जिस तरह से डींगरहेड़ी कांड को, जहाँ 2 डबल गैंगरेप हुआ हो और 2 हत्याएं हुई हों, वहाँ पर प्रशासन इतनी ढिलाई बरतकर FIR 5 घंटे लेट दर्ज करता है, उन दफाओं में नहीं करता जिन दफाओं में होनी चाहिए थी, और मेडिकल मुआयना सही तरीके से नहीं करता, और उसके साथ साथ जिन कल्प्रिट्स को पकड़ा है उनके ताल्लुक किसी खास संगठनों से जुड़ा रहना, और उनका RSS के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना, और खास तौर पे एक खास वर्डिंग को इस्तेमाल करना, ये लगता है कि ये एक षड्यंत्र था, आपराधिक षड्यंत्र होने के साथ साथ इसलिए उनको पुलिस बचाने की कोशिश करती है कि शायद पुलिस की और प्रशासन की, सरकार की शह पर ये सब कुछ हुआ हो, एक लिटमस टेस्ट के तौर पर। आपका कहना है कि ये सरकार की, प्रशासन की इशारे पर ही ऐसा काम हुआ है, जब तक समझिए कि इस तरीके का काम इन दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है सरकार और पुलिस प्रशासन के जरिए से, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब ये आपराधिक षड्यंत्र है, और उसी आपराधिक षड्यंत्र के तहत चलते ये सब कुछ हुआ है। और जो
इसमें ये जो बिरयानी वाला स्टंट, जो सियासत की बिरयानी पकाने का जो मौका सरकार ने लिया है सैंपल भर के ईद के मौके पे, खास तौर पे जब हम एक ईद मनाने की तैयारी और खुशी में हमारे परिवार इन्वॉल्व होने की बात करें, तो उसमें पूरी दहशत फैलाने की जो इन्होंने कवायद शुरू की है, इससे लगता है कि यूपी के चुनाव को देखते हुए यहाँ पर 40 लाख की आबादी है, हरियाणा में, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो मेवात इलाका है, उसमें एक बड़ा कोई बदअमनी का काम करके ये चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। जी, मौजूदा तौर पर फिलहाल अगर हम बात करें तो वहाँ के हालात कैसे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग परसों की पंचायत में यहाँ पर 15 तारीख को इसी भाईचारे और छत्तीस बिरादरी को लेकर लोग काफी संक्षिप्त हो रहे हैं, और सबसे मजबूत कड़ी इसमें यह है कि छत्तीस बिरादरी के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी एजेंडे के तहत माहौल खराब करने वाली बात है, तो सब लोग समझकर इसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि डींगरहेड़ी में भी 36 बिरादरी के लोगों ने एक बड़ी पंचायत करके इसको काट किया, इसको रोकने की बात की, मजम्मत की। जी रमजान साहब, जैसा कि स्वराज अभियान के तहत वहाँ पे आपने पंचायत में भी शिरकत की है, और अभी आदिल मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जो मुतालबात हैं हुकूमत से कि जो विक्टिम्स के साथ इंसाफ हो, 50 लाख रुपये ने मुआवजा दिया जाए और CBI की इस मामले पर तहक़ीक़ात हों, कहाँ तक आप समझिए कि उम्मीद रखते हैं कि इन मुतालबात को मंजूर किया जाएगा? नहीं, हरियाणा सरकार ने फिलहाल CBI को केस हैंडेड ओवर कर दिया है, ये बात मान ली है जी, और 45 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर जो मुआवजा है वो दिया है। एक सरकारी नौकरी देने की बात कही है, और सुरक्षा और किसी अच्छे काउंसलिंग वगैरह का उन्होंने कहा है। और कुछ जो इन लोगों ने, इसमें पुलिस वालों ने, प्रशासनिक लोगों ने जो कोताही बरती है, उनको यहाँ से ट्रांसफर भी किया है। तो कुछ सरकार ने हमारी बहुत सारी मांगों को, जो हम डिमांड और मुतालबे थे, उनको पूरा भी किया है। जी 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 रमजान साहब, हम मुबारकबाद देना चाहेंगे आपको कि आप स्वराज अभियान की समझिए बर वक्त कोशिशों से बहरहाल उन जो विक्टिम्स हैं उनको बहरहाल इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी है। हुकूमत भी समझिए कि हुकूमत को जो झुंझोड़ने की आप लोगों ने कोशिश की है, उस पर हुकूमत भी शायद कुछ होश के नाखून संभाले। मजीद आपके मुतालबात और क्या हैं और इस सिलसिले में, ताकि आगे भी हालात वहाँ पर पुरअमन रह सकें? हम जो ये अनासिर हैं, ऐसे तत्व हैं जो इस तरह के षड्यंत्रों को रचने की कोशिशें करते हैं और बार बार की जाती है इस तरह की कोशिशें, उनसे हमारा सरकार से मुतालबा कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिकॉशियस एक्शंस लेकर उनको ठीक किया जाए, या तो उनको जेलों के अंदर किया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा, हम ये जो हमारा एक ताना बाना है, सोशल फैब्रिक है, पिछले सैकड़ों सालों से हम मुगलों से लड़े हैं मिलकर, हम अंग्रेजों से लड़े हैं और अब हम साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसे सोशल फैब्रिक को, जिसको मुगल नहीं तोड़ पाए, अंग्रेज नहीं तोड़ पाए, अगर कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। सरकार को उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त कदम उठाने। जी, बहुत शुक्रिया रमजान चौधरी साहब, आप हमारे साथ जुड़ने और इन मालूमात को हम तक पहुंचाने का। नाज़रीन, ये थे रमजान चौधरी साहब, नेशनल अमीन कमेटी स्वराज अभियान के मेंबर, जिन्होंने तफसील से वहाँ के हालात रखे और उन्होंने कहा कि अभी उम्मीद बाकी है, हालात जल्द से जल्द ठीक होंगे और जो हुकूमत से उन्होंने मुतालबात किए, हुकूमत भी इस पर अब तवज्जो दे रही है और देखना है कि CBI तहक़ीक़ात के बाद किस तरीके की कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ती है। हुकूमत की बदनीयती भी बहरहाल कहीं ना कहीं शामिल होने की बात अभी रमजान साहब ने की। चुनाव की एक समझिए कि ये एक समझिए कि हिकमत अमली, सियासी हिकमत अमली से करार दिया जा सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। और बिरयानी की सियासत एक नई समझिए बात शुरू की गई है। टिफ़िन के डब्बे पहले खोले गए, अब घर में घुसकर क्या पकाया जा रहा है और बर्तन खोले जाएंगे, बिरयानी चेक की जाएगी। ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं, ये साजिश है और ये सोची समझी साजिश है। और आपने इससे पहले पूछा था कि ये सियासत से जुड़ा हुआ है और ये माहौल सिर्फ सियासी मफाद के लिए हो रहा है। नहीं, ये दोनों चीज़ें हैं। सियासी मफाद के लिए तो माहौल है ही है। इससे देखिए, मैं कहता हूँ कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। पहले ब्रिटिश भी यही करते थे। गाय एक बहुत मुतबरक जानवर है हिंदू समाज के लिए, उसका एहतराम होना चाहिए। लेकिन गाय को ब्रिटिशर्स ने भी उसको सेंसिटिविटी को देखकर उससे सियासी हथकंडा बनाकर हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करने की कोशिश का एक निशाना, उसको एक हथियार बनाया। वो जो बॉटल थी जिसमें जिस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता था, आज बॉटल बदल गई है। हमारी हुकूमतें
अब जो मौजूदा सरकारें हैं वो सरकार उसी मुद्दे को इस्तेमाल कर कर देश में बदअमनी फैलाने का काम कर रही है, खुली तौर पे नज़र आता है जी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यूपी के इलेक्शन में यकीनन इस चीज़ को पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने हमारी संगठन के अंदर इस पे चर्चा हुई है, हमको ये यकीन है कि मेवात एक ऐसी जगह है, यूपी में बीजेपी और जो कोशिशें आरएसएस ने भी की है, केराली जगह पर एक मुसलमानों को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया था कि हिंदुओं को भगाने की कोशिश की जा रही है, उसी फार्मूले को मेवात में लगाने की कोशिश की, फेल हुआ। लेकिन ये रेप का मसला भी उनको इश्काल नहीं सका, उन्होंने सब्र किया और विजडम का सबूत दिया हिंदुओं ने और मुसलमानों ने सब्र का सबूत दिया। अब ये जो बिरयानी का मसला है, ये मसला फिर वो गाय से जुड़ता है, सीधे बीफ, वही चीज़ जो गोरों ने की और जहाँ जहाँ फसाद होते हैं उसमें उसकी नींव में अगर देखेंगे तो गाय का मांस की सियासत होती है। और आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में हमने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान आज 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टिंग देश बन चुका है, नरेंद्र मोदी जी की एनडीए बीजेपी सरकार के होते हुए। और यहाँ पर देश दुनिया, बीबीसी की रिपोर्टिंग से कल की, दुनिया देख रही है कि यहाँ पर गायों का एहतराम होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, और गाय पर पाबंदी लगी, बीफ पे पाबंदी लगी है। और यहाँ के स्लॉटर हाउस 24 घंटे चलते हैं, उनके मशीनों की तादाद बढ़ती जाती है और वो जो तिजारत करते हैं बीफ का, उनमें वही लोग बैठे हैं जो इनके साथ साठगांठ में होते हैं, बल्कि इनके ही एमपी एमएलएस की वो फैक्ट्रीज हैं जो राजस्थान और गोवा वगैरह में चलती हैं। और उन पर देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गरीब के 2 किलो के छोटे से पतीले में झांक कर उसको डराने का काम अगर हम हुकूमतें करेंगी और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस करेगी, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो फैक्ट्रीज में जो है हजारों लाखों टन बीफ रोजाना कट कर जो है समंदर के जरिए, तैयारों के जरिए पूरे गल्फ में, अमेरिका में, यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में चला जाता है, उन फैक्ट्रीज में रेड क्यों नहीं होती? सवाल यह है कि दोहरी सियासत और दोहरा कानून इस देश में नहीं हो सकता है। एक कानून गरीब के लिए, एक कानून अमीर के लिए, एक कानून उनके लिए जो आपके शिकंजे में जिनको लाना चाहते हैं, और एक कानून उन लोगों के लिए जिनकी हुकूमत चलती है। ये मुल्क का संविधान नहीं मानेगा, मुल्क की अवाम नहीं मानेगी। मुल्क की अवाम की अक्सरियत आज भी मैं कहूँगा वो हक के साथ, बिल्कुल इंसाफ के साथ हैं। और इसी वजह से हमको देखिए, अब कल ईद का माहौल है, ईद के माहौल में अगर हम ये समझते हैं कि किसी को डराया जा सकता है, हर इंसान का जो मजहब है, मजहब की छूट संविधान की देन है। बिल्कुल। अब जब हिंदुस्तान में जो काम जहां गैर कानूनी है, यकीनन मुसलमानों को उसको एहतराम करने की ज़रूरत है। अगर बिहार में भी बैन है, तेलंगाना में आप बैठकर बात करें, यहाँ पे भी एक किस्म का बैन है, जो काउप का बैन है, गाय का बैन है, लेकिन पूरे बीफ पे बैन नहीं है। लेकिन हरियाणा में खास तौर की खास बात है, वहाँ पर पूरी फैमिली, बीफ फैमिली पे बैन है। तो ये जो टेस्ट कर रहे हैं इलिजिटिमेट लैब्स में, टेस्ट कर एक डर और खौफ का माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए, एक गरीब की रोटी खींचकर आप सियासत करेंगे और उसके साथ साथ आप बीफ की तिजारत करेंगे, जो हिंदुस्तान को वो दर्जे पर लेकर जाएंगे जहां पर माना यह जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो ये कैसा इंसाफ है? ये बिल्कुल आपने सही बात की कि ये कैसा इंसाफ है कि जहां पर गरीब की रोटी खींच कर की सियासत की जाए और फिर अमीर के साथ उसको तिजारत का ऐसी मौका दिया जाए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। मुल्क सबका है और सबके साथ इंसाफ चाहता है। हम आदिल मोहम्मद साहब आपका शुक्रिया हैं कि आपने ज़रीन ख़ैरात से हमारे नाज़रीन को महफूज किया, मुस्तफ़ीद किया है। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक़्ते नज़र का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। इंशाअल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। फ़िलहाल अपने मेज़बान मोहम्मद सामुद्दीन को पूरी मुनसिफ़ टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें मुनसिफ़ टीवी। खुदा हाफ़िज़।